सबको नमस्कार। ये आपके न्यूज का 721st एपिसोड है और 12th February 2025। आम आदमी पार्टी challenging the status quo, shaking up system, creative destruction in Indian politics, AAP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting wrong policies. Please follow Aapke News AAPKE on X, and also please share and watch our YouTube channel AKNTV India। दिल्ली का न्यूज ये है कि दिल्ली का LG सक्सेना साहब जब आतिशी जी ने अपना रिजिग्नेशन लेटर लेके गए थी, वो इतना घटिया रिमार्क उनसे बोला था और उसका चेहरा भी देखेंगे तो बहुत ही खुश था। यू लॉस्ट ड्यू टू यमुना's कर्स। माँ यमुना ने आपको शाप दिया है, इसलिए आपने हार गया बोल के। ऐसा कोई भी हमने अभी तक देखा नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में है, गवर्नर है, जो भी ऐसा रोड साइड छाप जैसा बात करे तो, लेकिन ये चीज हो रहा है। सौरभ मलिक इमोशनल हो गया था। अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में वो सबसे बात कर रहा था, उन लोगों को थैंक यू बोलते बोलते उनका हारना तो बहुत ही बुरी बात हुआ है। चौथा चुनाव है और हम इसको बहुत अच्छे से लड़ रहे थे और मैं देख रहा हूं कि लोग बहुत ज्यादा इस चीज के लिए इमोशनल हैं। इसके लिए जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सौरभ भाई आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। आप हमारी हिम्मत हो, हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे, आपके साथ आजीवन रहेंगे। सौरभ भाई जिंदाबाद। हमारे विधायक अभी भी आप हो, आगे तक आप ही को मानते चलेंगे। नहीं, देखिए मैं बहुत खुश था और मैं बहुत उसमें था, बट मैं आप लोगों की आंखों में आंसू देख के थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ। Saurabh sir, you are a family, you are a brother, you are a father. We can't see you like this. We can't help it. मगर मैं बेसिकली देखिए, आप सब लोग इतने इमोशनल मत होइए। मैं बहुत हैरान हूँ। मैं कल से मैं बहुत कंट्रोल में हूँ और मैं बहुत मतलब कि इस चीज को बहुत स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट के अंदर ले रहा हूँ। मतलब ये तो अनहोनी हुई है। सर आप हमारी ताकत है। मैं आप लोगों को देख के थोड़ा बोल रहा हूँ, आप प्लीज इस तरह से बोलिए मत कोई। भाई तुम संघर्ष करो, हमारे साथ हैं। भाई तुम संघर्ष करो, हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की और मैं इतना ज्यादा आप लोगों को देख के मतलब कि मेरे को गर्व है। और बीजेपी सपोर्टर ग्रेटर कैलाश से फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर सौरभ मलिक के बारे में, सौरभ एमएलए के बारे में बोला था। 2022 का वाक्य था कि मेरी पिताजी जो थे बीमार हो गए थे कोविड के बाद, तो उनको बेड नहीं मिल रहा था बेसिकली इसमें हॉस्पिटल में मैक्स स्मार्ट में। तो मैंने अपने जो हमारे भाई के साथ जुड़े हुए थे उनको मैंने फोन किया कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत है। तो उन्होंने बावजूद इसके कि मैं बीजेपी का एक कोर वोटर होता था और उस दिन के बाद जब उन्होंने मेरी मदद करी है, जान के भी कि भैया बीजेपी से भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके बावजूद मेरी मदद करी और मेरे पिताजी को जो अगले ही दिन उनको वार्ड में बेड मिला। और इनके अंदर ये चीज देखी गई कि भैया पार्टी से कोई मतलब नहीं है, इंसानियत बड़ी चीज है। और
उस दिन के बाद और मैंने ये सोच ली थी कि भैया नेक्स्ट इलेक्शन जब भी होगा ना, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ ये है कि भैया मेरे को सौरभ भाई के साथ जुड़ना है, उनको सपोर्ट करना है, वोट करना है, और ये एहसान है। और इस एहसान को वैसे मैं वोट देकर तो नहीं चुका पाया, और स्टिल मैं मैनेज कर ये सोचता हूँ कि भाई आगे कैसे और भाई को कैसे मदद करें और कैसे भाई को जिताया जाए। और बाकी मैं ये कहना चाहूंगा, इतनी तो उनकी रोड शो में भीड़ नहीं थी जितनी भाई के हारने के बावजूद भी लोगों की आंखों में आंसू और खड़े हैं। इतनी तो उनकी रोड शो में भी मैं जब जा रहा था तो मैं देख रहा था भीड़ नहीं थी, और उससे ज्यादा तो भाइयों के साथ आज भी खड़े हैं। ये दिलों का प्यार है जो भैया दिख रहा है सबकी आंखों में, और सबके उससे सब दिल से खड़े हैं। और भाई इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ भाई, धन्यवाद बहुत बहुत। मैं बीजेपी का बड़ा तगड़ा समर्थक होता था, बीजेपी के पार्षद होते थे हमारी चिराग दिल्ली के, और हम छोटे छोटे काम गौरव भाई वगैरह हम सब मिलके करते रहते थे। तो हमने क्रिकेट का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया चिराग यूथ क्लब से, तो उसके अंदर बहुत सारी पार्टियों के लड़के थे, मैं भी उसके अंदर मौजूद था। तो पार्षद सिटिंग थे बीजेपी के, तो सबको मेरे से बड़ी उम्मीद थी कि भाई इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है क्रिकेट का, तो वहाँ से बड़ी सपोर्ट मिलेगी। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ से मेरे को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिली, उसने मना कर दिया बिल्कुल। तो जो आम आदमी पार्टी के समर्थक थे उन्होंने कहा चलो अब सौरभ भाई के पास चलते हैं। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो सोशल मीडिया पे उनके लिए बहुत गलत बोलता हूँ और ये सब। कह रहा तो चल भाई। तो मुझे आज भी याद है कि जब मैं ऑफिस में घुसा तो सौरभ भाई ने मेरे को बोला आओ सनी भाई आप आओ, सबसे पहले बैठो यहाँ पे मीटिंग में। तो हम सबने बताया कि हमारी ये सारी दिक्कतें हैं, और मैं आपको सच बता रहा हूँ, माइक पे बोल रहा हूँ, इन्होंने वो सारी दिक्कतें हमारी खत्म कर दी। और उसी दिन मैंने सोच लिया कि ना तो मुझे बीजेपी से कोई मतलब, ना मुझे उस प्रतिनिधि से कोई मतलब, अगर हमारे साथ कोई है तो हमारे सौरभ भाई हैं। और हमारे कालका मंदिर पुजारी परिवार के पता नहीं कितने परिवार के लोगों का मेरे पास फोन आता था कि तबीयत खराब हो गई, मैं सौरभ भाई को फोन करता था ऐसे ऐसे बात है, और उन सब लोगों का इलाज बिल्कुल मुफ्त हुआ, फ्री हुआ सरकार से। मतलब मेरे पास शक नहीं है। ठीक, हमारे दिल्ली असेंबली के बारे में वोट डिफरेंस बीजेपी और एएपी का सिर्फ 3 लाख है, तो लेकिन पिछले 7 महीने से 4 लाख नया वोटर्स को ऐड किया गया है। तो ये सेम थिंग है। आप अगर मैथमेटिक्स गणित आपको आता है तो उन्होंने ये कितने सारे नए वोटर्स कहाँ से आए समझ में आएगा। और अरविंद केजरीवाल बहुत इंटेलिजेंट आदमी है और बहुत साहस धैर्य वाला आदमी है, एंड वो ऐसे झुकेगा नहीं, घर में नहीं बैठेगा। डिफीट होने के बाद ये बहुत जल्दी वापस आएगा और बहुत जोर से फाइट करेगा। ये कौन बोला? ये बोला योगेंद्र यादव। तो उनका कहने का मेन चीज ये है कि हम लोग आम आदमी पार्टी का और बीजेपी का 3 लाख का वोट का फर्क है, मगर पिछले 7 महीनों में 4 लाख नया वोटर्स जोड़ दिया गया है। और 2025 से लेके पिछले 5 साल से 20 से लेके 5 साल अगर देखा जाए तो और 4 लाख वोट डाल दिया गया है। तो ये सब चीजों के वजह से हमने हारा है। पीएम मोदी ने बोला था कि अभी बीजेपी को दिल्ली में जीतने के बाद हम यमुना को साफ कर देंगे बोला। ये 9 फरवरी 2025 को बोला, आप ध्यान दीजिएगा। और 3 फरवरी 2023 को साबरमती इज द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन इंडिया बोल के कुछ इंडिपेंडेंट एजेंसीज जो स्टडी करते हैं पूरा दुनिया में रिवर्स को, उनका कहना ये है। तो वो 25 साल से उनका गुजरात में बीजेपी का गवर्नमेंट था, वो नहीं कर पाया। अभी वो आके यमुना को कर पाएगा, देखना पड़ेगा आपको। और गंगा तो फिर 10 साल हो गया, माँ गंगा बुला रही थी, लेकिन वहां भी कुछ हो नहीं पाया। ये ऐसे कहानी बताते हैं। संजय सिंह जो एमपी है राज्यसभा का, उन्होंने रूल नंबर 267 के तहत उन्होंने जो महाकुंभ में स्टैम्पीड हुआ था, वहां कई सारे लोगों की मौत हो गए, कितना होगा किसी को नहीं मालूम, गवर्नमेंट नहीं बता रही। इसके बारे में पार्लियामेंट में बात करने के लिए उन्होंने एक नोटिस दिया है। कांग्रेस का पिछले इलेक्शन में दिल्ली में
70 सीट्स में उन्होंने कंटेस्ट किया था, 67 सीट्स में डिपॉजिट गुल हो गया कांग्रेस को। दिल्ली विधानसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी ने चुनाव होने के दो कारण, चुनाव हारने का दो कारण, मतदान सूची में हेर फेर और सबको पता है दूसरा कारण। ये कौन बोला? ये प्रकाश अंबेडकर, जो ग्रैंडसन ऑफ अंबेडकर जी हैं, उन्होंने बताया था, उन्होंने लिखा है कि सबको पता है दूसरा कारण, वो समझने की बहुत जरूरी है। और बीजेपी वर्कर्स, ये जितेंद्र कोचर साहब बोल के एक साहब है, वो कांग्रेस के हैं मालवीय नगर में, लेकिन उनको बीजेपी वर्कर्स ने कंधे पे उठा के सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है आप समझ सकते हैं। बीजेपी के लोग जितेंद्र कोचर को अपना कंधे पे उठा के मालवीय नगर में सेलिब्रेशन से घुमा रहे थे, तो इसका मतलब बहुत अच्छा, थैंक यू कांग्रेस, तुमने बहुत मेरे को अच्छा किया। और ट्विटर में ये पढ़ा है हमने, तो दिल्ली अभी सून, मतलब बहुत जल्दी एक दिल्ली में ये माहौल चलने वाला है कि रीनेमिंग प्लेसेस एंड रोड्स को और जगहों को नाम बदला जाएगा। फिर वो कहाँ, जहां जहां मॉस्क है उसके अंदर टेम्पल है क्या, वो ढूंढा जाएगा। और एंटी रोमियो स्क्वाड बनेगा और वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का डिस्कशन शुरू होगा और मीट शॉप को बैन होगा। ये सभी चीज हो सकता है, ये ऑलरेडी हो चुका है। जहां जहां 20 स्टेट्स में जहां बीजेपी है वहां टाइम टू टाइम ये कुछ तो करते ही रहते हैं। और राज्यसभा एमपी फ्रॉम आम आदमी पार्टी संदीप पाठक ने बोला था कि राज्यसभा में पाकिस्तान का जो ड्रोन्स आके वेपन्स और ड्रग्स पंजाब में डाल रहे हैं, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करे और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएं। माननीय श्री संदीप कुमार पाठक जी, डिमांड टू काउंटर होस्टाइल ड्रोन एक्टिविटी ऑन द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर। थैंक यू चेयरमैन सर। सर, मैं आपके माध्यम से इस सदन में एक महत्वपूर्ण विषय को रखना चाहता हूं, जिसका सीधा संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा से और बॉर्डर एरिया में रहने वाले जो जनमानस है उनके जनजीवन से संबंधित है। सर, पंजाब का लगभग 550 किलोमीटर जो बॉर्डर है वो सीधे पाकिस्तान से लगता है। ड्रोन का जो इंट्रूजन है पिछले कई सालों में लगातार बढ़ते जा रहा है। 2020 में लगभग 50 ड्रोन देखे गए थे, उसके बाद हर साल ये 50 और 100 करते करते पिछले साल लगभग 300 साढ़े 300 के आसपास ड्रोन्स देखे गए थे। सर, इसमें सबसे चिंताजनक बात यह है कि जो द नंबर ऑफ ड्रोन्स जिसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा वो काफ़ी कम है, जस्ट फ्यू परसेंटेज है। इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ड्रोन्स जो है इधर लैंड करते हैं बॉर्डर के इस तरफ इंडिया में और फिर वापस फ्लाई बैक कर जा रहे हैं। तो अगर ये कंटिन्यू रहा तो आपको तो पता है अब कोई भी देश आमने सामने होकर लड़ाई करता नहीं है, प्रॉक्सी वार चलते हैं। तो जो बॉर्डर बेल्ट पे ड्रोन का जो यूज़ पाकिस्तान कर रहा है वो बहुत ही सीरियस है। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान मोस्टली चाइना से और टर्की से ड्रोन इंपोर्ट कर रहा है। हमारे देश में एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी अभी एडवांस नहीं है, हमें उन्हें तुरंत एक्वायर करना चाहिए। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है सर कि ट्रेनिंग पे भी देखनी पड़ेगी। जो फर्स्ट लाइन ऑफ कमीशन जो है वो बीएसएफ की है, सेकंड लाइन ऑफ जो कंट्रोल रहती है वो ऑब्वियसली स्टेट पुलिस की रहती है। क्या बीएसएफ प्रॉपरली इक्विप्ड है इसके लिए इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग ऑल्सो और टेक्नोलॉजी ऑल्सो? सो ओवरऑल मैं यही कहना चाहता हूँ सर कि नॉट ओनली नेशनल सिक्योरिटी पर जो लोग बॉर्डर में रह रहे हैं उनके जीवन को आप इमेजिन करिए। बाकी की बॉर्डर की समस्याएं तो है ही है। अगर ड्रोन से जो ड्रग्स इधर आप भेज रहे हैं वो इधर आता है, उसके बाद पूरे का पूरा वो गांव सील हो जाता है, वहां पे एक एक घर को सर्च किया जाता है, ऑब्वियसली फॉर अ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रीजन। इसको जीरो टॉलरेंस या जीरो इंट्रूजन पॉलिसी जब तक नहीं लाएंगे, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। जितने भी कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी है सर वो हाई एटीट्यूड के टेक्नोलॉजी होते हैं जो हमारे पास है। ड्रोन्स जो है लो एटीट्यूड में फ्लाई करता है सर, और लो एटीट्यूड में फ्लाई करने के साथ यहाँ पे आपको अपग्रेड करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी। और ये एक ऐसी चीज़ है सर जिसको वन शॉट में आप लार्ज नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स यू कैन इम्पोर्ट, एक ही शॉट में इसको एड्रेस कर सकते हैं, बट इसको ध्यान देना पड़ेगा। एक चीज़ और बता दूं कि
पाकिस्तान या कोई भी ऐसे देश इसको हाईलाइट करना नहीं चाहेंगे। वो ड्रोन्स को सिर्फ स्ट्रैटेजिक पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, वो बॉम्ब नहीं गिराने वाले, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में वो करेंगे। बाकी इंफॉर्मेशन को इधर भेजेंगे, ड्रग्स को भेजेंगे, आर्म्स भेजेंगे, एम्यूनिशंस भेजेंगे और टेररिस्ट एक्टिविटी में यूज़ करेंगे ताकि सरकार की नज़र में ना आए और वो ये कंटिन्यू करे। तो मेरा सबमिशन ये है कि प्रॉक्सी वार का यही तरीका है, इसको सरकार को एक शॉट में ही करना चाहिए। स्पेशली पंजाब के जो बॉर्डरिंग एरिया में अमृतसर और तरन तारन है, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ड्रोन्स की एक्टिविटी है। मैं सरकार आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं। इलेक्शन होने के बाद संदीप पाठक ने वर्कर्स को, अपना आम आदमी पार्टी वर्कर्स को, उन्होंने उनसे बात किया था राजेंद्र नगर असेंबली में। वी हैव डन ए लॉट ऑफ वर्क फॉर द पीपल इन द लास्ट 2 years and will continue 10 years. We will continue to do the same in future. We have lost election in this, but we have not the battle. तो ये बोला कि हमने एक इलेक्शन में एक बैटल है, उसको हमने हारा है, लेकिन हमने पूरा वॉर जो रहता है, युद्ध, हम उसको अभी चालू रखेंगे। फिर पंजाब का न्यूज़ इस प्रकार है। पंजाब गवर्नमेंट अपना सीनियर सिटीजन्स के लिए वो केयर के बारे में काम कर रही है। उन्होंने 4.21 करोड़ 15 ओल्ड एज होम्स बनाने के लिए पूरा पंजाब में, जिसमें फ्री एकोमोडेशन होगा और खाना पीना सब चीज होगा। और उसके लिए उन्हें ये ग्रांट कर दिया है। तो उस 70.41 लाख एक लुधियाना में न्यू एज होम दिया जाएगा और बरनाला में और मानसा में 17.34 ये कमिटमेंट दे दिया, ताकि बुजुर्ग लोगों को पंजाब में डिग्निटी और सेफ्टी और अच्छी तरह से उनका देखभाल किया जाए। ये डॉक्टर बलजीत कौर है मिनिस्टर, वो हमेशा उनका न्यूज़ हमको मिलते जाता है। वो वेलफेयर के लिए SC/ST का सभी का बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और एक फतेहगढ़ साहब में एक जगह है, वहाँ एक ड्रग माफिया को उन्होंने पकड़ा था। उसमें 2.5 लाख ड्रग टैबलेट्स पकड़ा गया था और 738 वायल्स पकड़ा गया, जो इंजेक्शन करते हैं वो चीज, और 21,000 इंजेक्शंस पकड़ा गया। ये बहुत बड़ा चीज है। पंजाब पुलिस हमेशा काम करते रहा और इसके बारे में। और पुलिस और एक हिस्टोरिक चीज, या ये हिस्टोरिक नहीं तो हम बहुत इम्पोर्टेंट कदम पंजाब गवर्नमेंट ने उठाया। इसके बारे में आपको याद है कि अमेरिका से उन लोगों को, जो इलीगल इमिग्रेंट्स को भेजा गया था अमृतसर में, और वहाँ पंजाब का मिनिस्टर जाके उन लोगों से पर्सनली मिला था और उन लोगों को बहुत सम्मान से उनसे बात करके उन लोगों को हम कुछ करेंगे जरूर बोल के आश्वासन दिया था। तो अभी पंजाब गवर्नमेंट ने, पुलिस ने एक SIT उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया है। इसमें इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब आप उसको पहले जड़ में जाना चाहिए, ये लोग कैसे गए थे। इसमें शायद 32 डिपोटीज जो है वो पंजाब के थे। तो ये 32 लोग कैसे गए थे, उनका एजेंट्स कौन है, वो लोग कैसा ये सब चला रहे हैं, उसको पकड़ने के लिए ये SIT काम करेगी, ताकि कोई ज्यादा लोग वहाँ इलीगली ना जाएं। और मोहाली पुलिस ने कई सारे स्ट्रैटेजीज को अपना रहे हैं। जो स्ट्रीट का क्राइम जो होता है, स्ट्रीट क्राइम का मतलब यह है कि किसी ने आपका चेंज, मोबाइल, कोई भी चीज ऐसा छीन के भाग गया, और नहीं तो वहाँ कोई हल्ला मचा रहा है, कोई गुंडागर्दी कर रहा है, ये सब स्ट्रीट क्राइम बोला जाता है। इसकी खत्म करने के लिए मोहाली में उन्होंने एक मुहिम शुरू किया और इलीगल माइनिंग के ऊपर उन्होंने FIR किया है। जो लोग इलीगल माइनिंग किया है इसके ऊपर, और ये जारी है। अभी न्यूज दैट मैटर्स, इसका मतलब ये है कि हम लोगों को कौन सी न्यूज का समझना जरूरी है। अभी एक BBC प्रोग्राम में सुनने में आया कि ये जो नेशनल पावर ग्रिड है,
उसका सिचुएशन बहुत खराब है। तो मतलब पूरा इलेक्ट्रिसिटी का जो ग्रिड रहता है, पावर ग्रिड बोलते हैं, वो पूरा इंडिया का सिचुएशन बहुत ही नाजुक है। वो उसमें अगर थोड़ा सा भी डिसरप्शन हो जाए तो पूरा पावर आउटरेज पूरा कंट्री में हो जाएगा। ये एक सीनियर इंजीनियर ने कहा था, ये एनटीपीसी का, वो बीबीसी प्रोग्राम में ये चीज बताया गया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी तक इलेक्शन के समय एक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जैसे हमारे दिल्ली में था एपी गवर्नमेंट में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, उसी नाम को कॉपी करके मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना लॉन्च किया था 5 महीना पहले। ये 2024 असेंबली इलेक्शन अभी हुआ था महाराष्ट्र में इसका पहले। और दूसरा शिव भोजन थाली, वो भी एक फॉर द पुअर, ये उद्धव ठाकरे का टाइम पे हुआ था, अभी बीजेपी का टाइम पे नहीं। और वो स्कीम। और दूसरा आनंदाचा सिद्धा, ए किट ऑफ ग्रोसरी आइटम्स स्कीम्स, ये ग्रोसरी आइटम स्कीम्स का एक स्कीम है आनंदाचा सिद्धा, वो टीम वो है। और ये सभी जो अभी मैं बताया वो सभी स्कीम्स को अभी बजट सेशन में खत्म करने वाले हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। ये चीज ने कैबिनेट डिस्कस किया था और लाइकली टू बी टेकन, डिसीजन इज लाइकली टू बी टेकन इन द बजट सेशन। ये लोग बीजेपी लोग जो है हमको कॉपी तो करते हैं एपी को, लेकिन उसको संभाल नहीं पाते हैं, वो नहीं कर पाएंगे, उससे नहीं हो पाएगा। और संगम घाट में कितना बुरा पानी है, वहाँ इतना डर्टी पानी है कि आपको वहाँ नहाने का तो है नहीं, आप वहाँ कुछ देख भी नहीं सकते, वैसा गंदगी है। लेकिन वहाँ लोग नहा भी रहे हैं। और ये सभी चीज 9,000 करोड़ स्पेंड करने के बाद तो ये चीज हुआ है। इसके ऊपर हमने एक वीडियो डाला, आप देख सकते हैं। और एक वीडियो है वहीं का, तो गंगा नदी में ये सीवर का पानी बह रहा है और एक जगह में ऐसा है कि लोग जो सीवर का पानी में नहा रहा है। तो ये आदित्यनाथ का जो फेवरेट ऑफिसर जो है, ये इसको कवर कर दिया था ये, लेकिन इसमें बहुत ही गंदगी, पेशाब टाइप का वो सभी चीज इसमें आ रहे हैं और उसको ये लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब वॉशिंग अवे ऑल द सिंस, इसके बारे में आप देख सकते हैं, 2 वीडियो हमने डाला है। एक रणवीर अलाहाबादी बोल के एक आदमी ने, जो बीजेपी का इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया का बहुत बड़ा फेस माना जाता है, उनको मोदी जी ने अवार्ड भी किया था। तो उन्होंने एक जगह में इतना घटिया, मैंने तो अभी तक जिंदगी में नहीं देखा, वैसा घटिया बात कहा है। तो वो हम अभी तो बिल्कुल रिपीट नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। और उसमें कोई भी मॉरल वैल्यूज नहीं है, बहुत सस्ता है, बहुत वल्गर है और वो विमेन के ऊपर अब्यूज है और हेट मेंटालिटी है, ये सब है। तो उसके ऊपर शायद एफआईआर हो जाए, क्योंकि सभी पार्टीज ऑपोजिशन और बीजेपी, जो ऑल्दो ही हैज फोटोज विथ एवरीबडी इन बीजेपी इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इज गिवन हिम अवार्ड ऑल्सो, और उसको बहुत तारीफ भी किया था। वो आदमी बहुत ज्यादा पॉपुलर भी था। उनको स्मृति ईरानी के साथ वो पॉडकास्ट किया है, सभी के लोगों को साथ बीजेपी के नेताओं का पॉडकास्ट करता है। तो उस आदमी को शायद एफआईआर हो चुका है कि मेरे को पूरा न्यूज मिला नहीं। अभी ऐसा चल रहा है, गंदगी चल रहा है, ये इसलिए मैंने बता रहा हूँ इस सोसाइटी में। अभी गोवा का 2 न्यूज बताना चाहते हैं। तो गोवा का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है हम बताएंगे। 35 आर्म्ड गुड्स, 35 जो पिस्तौल मतलब राइफल वगैरह के साथ एक घर में घुस जाते हैं, बेसबॉल बैट्स, हॉकी स्टिक्स ये लगा के,
और वो एक अंजुना में एक घर में घुस के तो एक 60-year-old एक काम वाली है, काम करने वाली डोमेस्टिक हेल्प, उनको होस्टेज बनाया और पूरा सामान जो है उनको ट्रक में लेके गए और अभी तक पुलिस का कोई एक्शन नहीं हुआ है। दूसरा ये न्यूज है कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो गोवा में उनमें बहुत एनरोलमेंट कम हो गया है और 17 स्कूल्स को क्लोज कर दिया है और मतलब मर्ज कर दिया है ये स्कूल को दूसरा स्कूल से। और 2014-15 से अभी तक 222 एलिमेंट्री स्कूल्स जो है बंद कर दिया गया है, नहीं तो मर्ज कर दिया ये स्कूल को वो स्कूल के साथ। और अभी ओनली 694 स्कूल्स बचा है, ये हालत है और वहाँ एनरोलमेंट नहीं हो रहा है। 238 सिंगल टीचर स्कूल्स है गोवा में, ये सेंटर का रिपोर्ट है। तो ये अभी तक जो है गोवा बहुत ही बेस्ट एनरोलमेंट रेशियो और पढ़ाई का बहुत अच्छा था, आफ्टर पंजाब सेकंड प्लेस में था। लेकिन अभी जो है इतना बत्ता हो गया उनका, तो मैं ज्यादा डिटेल नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन 238 स्कूल्स में एक ही टीचर है और 3142 जो स्टूडेंट्स एनरोल हुआ है उसमें एक ही टीचर है और 16 टीचर्स इन द स्कूल्स, 16 टीचर्स हैं उसमें 0 एनरोलमेंट है और 4 स्कूल्स विथ 0 एनरोलमेंट है, ये चल रहा है। अभी बीजेपी गवर्नमेंट दोनों साइड में बोलती है कि महाकुंभ जो है कि ये बहुत ही गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है और ऊपर से दूसरा चीज ये हो रहा है कि आपको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए इधर से उधर या उधर से इधर 25 किलोमीटर्स का रोड में जैम है और 2 दिन का 48 आवर्स लोग जो है सड़क पे स्टक हो गया। और एक कटनी एक जगह है, वहां से 270 किलोमीटर दूर है प्रयागराज, लेकिन वहां गाड़ी जाम हो गया क्योंकि वो कटनी में कई सारे दूसरी रास्ते से गाड़ियां आके वहां जंक्शन टाइप का मिल के वो प्रयागराज जाने का है। अभी कई सारे लोग शादी अपना जो तय किए थे उसको कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि 25 किलोमीटर्स का जाम तो हमने कभी सुना नहीं होगा और इससे मोक्ष मिलेगा कि ये कोई कोइंसिडेंस है कि ये 144 इयर्स का जो भी है महाकुंभ आ रहा है उसके ऊपर भी लोग पूरा सहमत नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कोई कुंभ में 144 ऐसा कुछ रहता नहीं है, वो 12 इयर्स को आती है कि 12 into 12 144 कुछ कर दिया ये लोग, ऐसे कुछ लोग बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। तो ये सभी चीज अरेंजमेंट्स करने का था उनको महाकुंभ में 100 करोड़ लोग के लिए। तो और पुलिस मध्य प्रदेश पुलिस बोल रहा है कि आप उत्तर प्रदेश मत जाओ, उत्तर प्रदेश बोल रहा है कि मध्य प्रदेश मत जाओ, वैसा ये सब चल रहा है। बेंगलुरु में वहाँ एक मेट्रो है, तो वो मेट्रो में उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने 15% फेयर बढ़ा दिया। तो इसलिए वहाँ का जो सोशल मीडिया में लोग हैं वो लोग सब एक रिवोक मेट्रो फेयर हाइक एक कैंपेन सोशल मीडिया में शुरू किया है और एक डिमांड कर रहे हैं कि इसको मत करो। और एक पुणे की बात है, चिपको पदयात्रा किया है एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने और मराठी एक्टर सायाजी शिंदे, ये बहुत फेमस एक्टर है। ये दोनों पार्टिसिपेट किए थे, एक मैसिव पीस मार्च हुआ था वहाँ पुणे में एनवायरनमेंट को
बचाने के लिए। तो क्योंकि वहाँ रिवर्स में इतना सारा पोल्यूशन है और बहुत सारे लोग यहाँ आए थे, तो ये सीवेज जो जाता है रिवर में नहीं जाना चाहिए, और ये सीवेज को जो है एक प्लांट में उसको साफ करके ही उसको रिवर में भेजना है। ये सभी चीज बहुत बेसिक है, लेकिन अभी 76 इयर्स के बाद भी हम अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, अभी इसी बात के ऊपर आते हैं, नदियों के बात। ये एक बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोल के एक है, उसको BOD बोलते हैं। तो ये क्या है, आपका 1 लीटर पानी लेंगे एक नदी से, वहां कितना mg का ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मौजूद है। तो अगर आप एक स्ट्रेच लेंगे, एक जिसको अहमदाबाद मालूम है, तो रायसन और वाउता साबरमती नदी का, ये दोनों का बीच में अगर आप सैंपल लेंगे और कितना पोल्यूशन है अगर आप देखना चाहते हैं, तो साबरमती में जो नदी है उसमें 292 mg मौजूद है BOD। मतलब आप मोटा मोटा समझ सकते हैं कि पोल्यूशन, नदी का पोल्यूशन 292 है। Income tax cut is the FM's main thrust of this debate, and she has given a number of interviews. The House should know that only 3.2 crore persons pay income tax, and the last figures available. The rest file returns, but they pay nil tax. She has raised the government has raised the threshold from 7 lakhs to 12 lakhs, and it applies to all taxpayers right up to the highest taxpayer. Now, I've looked at the CBDT statistics of taxpayers, the last available statistics. My rough calculation is about 80 to 85 lakh taxpayers will go out of the tax net from next year, and 2.5 crore will benefit. But the 2.5 crore includes not only the middle class, which the finance minister passionately championed, it includes 2,27,315 persons who returned a total income of more than 1 crore. It includes 262 persons who returned a total income of more than 100 crore. And it includes 23 persons who returned a total income of more than 500 crore. So this is not benefiting the middle class alone, which I welcome, but it's benefiting the very rich and the richest in the world. Yes. Finance ministers also claimed that she had foregone 1 lakh crore rupees. Yet she has claimed that the net tax revenues to the center will grow by 11.1% in 25-26. In 24-25 also it grew by 11%. So it's about the same number. After foregoing 1 lakh crore, in this budget, how does she claim that the net tax revenues to the center will grow by the same 11%? This is pure magic, not mathematics. I will reserve how this magic unfolds, and I will comment on it later. Secondly, the finance minister says this 1 lakh crore will go into consumption, and that consumption will boost the economy. I find initially a lot of cheerleaders accepted that claim. But in the last 2-3 days, even the finance minister's cheerleaders are becoming skeptical about it. I asked the Honorable Finance Minister,
Will not part of the 1 lakh crore go into savings? SBI chairman has hoped that part of it will come to him and the banking system. Will not part of the 1 lakh crore go into repaying old household debts? Will not part of the 1 lakh crore go into travel abroad? Will it not go for educating children abroad? And will it not go into consuming imported goods? If you deduct all this, how does the Honorable Finance Minister claim that the entire 1 lakh crore will go into consuming domestic goods and services? It's only consumption of domestic goods and services will boost the GDP rate. And besides, what is 1 lakh crore when compared to the size of the GDP? The size of the GDP this year is 324 lakh crore. 1 lakh crore of 324 lakh crore is 0.3. Are you seriously saying, and are you asking this House to believe that 0.3% will boost the economy? My humble advice to the Finance Minister is, don't rely on only one engine of growth, consumption. Look at other engines of growth like exports, capital investment. Those other engines must be revved up. You can't rely upon one engine of growth. Most of this consumption will not go into consuming domestic goods and services. अभी हम हरियाणा के न्यूज़ में आते हैं। हरियाणा में ITI स्टूडेंट्स तकरीबन 40,000 जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों का फ्री बस पास फैसिलिटी था अभी तक, उसको बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। तो ये लोग थोड़ा गरीब तक के रहते हैं, उन लोगों का बस पास अभी पहले देते थे, अभी बंद कर दिया। जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खाटा, ये दोनों मुंबई हाई कोर्ट का जस्टिसेस हैं, जजेस हैं। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को 10 दिन के अंदर एक रिप्लाई मांगा था। वो किस केस के ऊपर है? 76 लाख वोट पड़े हैं 5 बजे के बाद महाराष्ट्र में, कोई भी उसका रिकॉर्ड नहीं है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बाद पास। ये कैसा हो सकता है, इसके बारे में आप जवाब दीजिए, लेकिन हमको शायरी मत सुनाइएगा करके उनको टोका था। तो इसके साथ ही हमारा यहाँ का न्यूज़ खत्म होता है। फिर मिलेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।